जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से प्रशांत मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ अभी पढ़ना बाकी है हिंदी के अंदर, है ना। थोड़ा सा समय सीमा का समस्या हो जाती है, समय नहीं मिल पाता है, घर के कामों में व्यस्त रहता हूं, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंटेंट नहीं दे पाता हूं। अभी हम लोग अपनी पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे संधि की, तो अपन ने स्वर संधि जो थी वो लगभग कंप्लीट कर ली थी, है ना। आज अपन को व्यंजन संधि के बारे में जानना है। तो स्वर संधि अपनी कंप्लीट हो गई थी, जो कि पहली संधि थी। अब हमें व्यंजन संधि के बारे में जानने का प्रयास करना है। तो व्यंजन संधि में जानने से पहले कुछ अपवाद हैं जो कि अक्सर आ जाते हैं और बच्चों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो उन अपवाद के बारे में जानते हैं अपन, जो स्वर संधि के ही अंतर्गत आते हैं। तो आप लिख सकते हैं स्वर संधि के कुछ अपवाद। ठीक है, कुछ अपवाद। अब जो ये अपवाद शब्द है, तो अपवाद आप मानते किसे हैं? कोई भी आपसे पूछ लेता है, जनरली ये होता है कि जब हम कहीं पे पढ़ के जाते हैं या पढ़ाते हैं, अगर बेरोजगार हैं या बेरोजगार हैं, कुछ भी है, तो नौकरी पेशा में हमारा क्या चल रहा है, हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, इसका स्टेटमेंट या इसका एक्सप्लेनेशन हमें अपने जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं, सयाने हैं, उन्हें देना पड़ता है। कभी कभी वो पूछ लेते हैं भाई, जैसे अब उन्होंने किसी ने गांव में दिखाया कि जो प्रशांत हैं वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे मतलब उनका मोबाइल पे लेक्चर आता है, तो वो कभी भी पूछ सकते हैं, आपसे भी पूछ सकते हैं कि अपवाद क्या है। आपने अगर पढ़ा है तो संधि में अपवाद है क्या। तो जो अपवाद शब्द हैं वो अपवाद की श्रेणी में क्यों आते हैं, क्यों इन्हें अपवाद कहा जाता है, ये थोड़ा सा बताना पड़ता है। ठीक है, तो अपवाद क्या है, आपने ये देखा होगा कि कोई एक, जैसे आप ले लें शब्द जैसे हिमालय, तो हिमालय को जब आप संधि विच्छेद करते हो तो इसमें प्रॉपर एक रूल लगता है। ठीक है, प्रॉपर एक क्या लगता है, रूल लगता है। हिम प्लस आलय आप करते हो, हिम जमा आलय आप करते हो, ये इसका संधि विच्छेदन होता है। रूल क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है इससे स्वर आ, और यहाँ पे जो है बड़ा आ, ये मिलकर आ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं, यानी दीर्घ संधि हो रही। क्या हो रही है? दीर्घ हो रही। तो इस प्रकार के जब रूल्स किसी संधि में या उसके विच्छेदन में एक रूल न लगकर एक से दो रूल अप्लाई हो जाए, ठीक है, कोई एक रूल न लगे उसमें बल्कि एक से ज़्यादा रूल अप्लाई हो जाए, तो वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अपवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अपवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, तो मैं आपके सामने रखूँगा। उन एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे और उन्हें अपने दिमाग में बनाए रखने का प्रयास करेंगे कि ये जो एग्जाम्पल हैं ये अपवाद में हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल के अंतर्गत मैं देखूं तो मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं। एग्जाम्पल है एक, आप ये शब्द कई बार आ चुका है, एसआई वगैरह में ये कई बार आ चुका है, पटवारी के एग्जाम में भी ये आ चुका है। एक शब्द है प्रौढ़। ठीक है, एक शब्द है पूर्वाहन। कौन सा शब्द है? पूर्वाहन। एक और शब्द है गवाक्ष। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक शब्द है गवेंद्र। एक शब्द होता है अक्षौहिणी। अक्षौहिणी। ठीक है, एक होता है एक शब्द, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, एक शब्द होता है दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। एक होता है शुद्धोधन। शुद्धोधन। ठीक है, अक्षौहिणी, गवेंद्र हो गया, गवाक्ष, दंतोष्ठ, यहाँ पे कंठोष्ठ भी होता है, कष्ठोष्ठ भी होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना, आपके लिए। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं
मेरे पास हैं कुछ एग्जाम्पल मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। उपदेष्ट, उपदेष्ट, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इन एग्जाम्पल्स के बारे में आपको क्या करना है, इनके बारे में आपको जानना है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल आपके लिए मैं लेके आया हूँ, तो इनके बारे में आपको जानना है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं आपके अपवाद के अंतर्गत आते हैं। भैया अपवाद कैसे हैं, ये कैसे अपवाद हैं। जैसे ये एक शब्द लिखा है पूर्वाहन, ठीक है। अब इसका आप क्या करें, संधि विच्छेद करने का प्रयास करें। यदि आपको दिख रहा है तो मैं यहाँ पे संधि विच्छेद कर रहा हूँ। तो क्या संधि विच्छेद होगा इसका, पूर्व जमा आहन, ठीक है, पूर्व जमा आहन। कुछ अंतर आपको यदि समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े आराम के साथ आपको पढ़ना है ना, बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा चिल्ल चोंच करने की या परेशान होने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पूर्वधन आहन जो होता है, अब ये जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा सा डीपली अंदर घुसने की बात करें तो यहाँ पे एक आ है, यहाँ पे एक आ है, दोनों मिलके बड़ा आ बना रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा आ बन रहा है, यानी लग तो हमें ये क्या रहा है, दीर्घ। अब ये दीर्घ जब हमें लग रहा है तो सर इसमें अपवाद कहाँ, अपवाद है ये है णा, जो कि किसी भी वर्ग के पांचवें के अंतर्गत आता है, और ये है ना, ये भी पांचवें के अंतर्गत आता है। लेकिन जब आप संधि विच्छेद करते हो तो अहन ना हो रहा है, और जब संधि युक्त करते हो तो णा हो रहा है। भाई इसका क्या है, तो जब अपन आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत एक नियम आता है व्यंजन संधि के अंतर्गत। वो नियम मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। री ऋषि, फिर एक ये सा होता है, और इसी के साथ ये आधा सा होता है, फिर रा होता है, और इसी के साथ आधा रा होता है। के बाद यदि ना आए तो वो रा में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋषि सा रा। यदि ना के पहले आए या इनके बाद में ना आए, बात उतनी है, तो ये क्या हो जाता है, हेड़ा हो जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टूटा, ठीक है। अब इसमें लग रहा होगा कि सर क्या, आपके मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि सर क्या डायरेक्ट, मतलब जैसे ही प्लस होता है जस्ट उसके पहले या बाद में ऐसे परिवर्तन होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि जो ये धन है, इसके पहले इनमें से कोई आए और इसके बाद अगर ना हो, कहीं पे भी ना हो, तो वो काहे में चेंज हो जाता है, णा में चेंज हो जाता है, ठीक है, णा में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार का एक मैं आपको और एग्जाम्पल बता सकता हूँ, और बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इसी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है। रामायण ऐसे लिखा हुआ होता है, यदि आप लोगों को दिख रहा हो तो किस प्रकार लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। और पेपर में कई बार आ जाता है कि इनमें से शुद्ध क्या होगा, इसका विच्छेद करके दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से शुद्ध क्या होगा, और वो शुद्ध फिर हमें लिखना पड़ता है। तो इसका विच्छेद क्या होता है, ठीक है, क्या हो जाता है, आयन। क्या हो जाता है, आयन। अब जो आयन है वो फिर क्या काहे में बदल जाता है, णा में बदल जाता है। काहे में बदल जाता है, णा में बदल जाता है, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा राम लिखना था, राम धन आयन, ठीक है। अब यहाँ पे आ और आ मिलके क्या बना रहे हैं, दीर्घ बना रहे हैं। लेकिन ये जो ना है ये काहे में परिवर्तित हो रहा है, णा में। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसको देखेंगे हम तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, भैया धन के बाद ना मिल रहा है, तो धन के पहले हमें क्या मिलना चाहिए, धन के पहले क्या मिलना चाहिए, रा या सा कुछ मिल रहा है, इस प्रकार की नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम देखेंगे। इसी प्रकार एक शब्द और आता है, मीरायण, ठीक है। और फिर इसका होता क्या है, मीराधन आयन, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, अपवाद में आते हैं। किस में आते हैं, ये अपवाद में आते हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ पे रा मिल रहा है, यहाँ पे ना, यहाँ पे रा मिल रहा है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई है तो आप लोग अपना जो प्रतिक्रिया है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया।
इसको मैं मिटा दूं, इसको आप समझ चुके हैं, पूर्वाहन में समझा चुका हूं, ठीक है, और उससे जुड़े हुए रामायण और मीरायण भी आ चुके हैं। अब इस रूल को आप फॉलो करते रहें, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे आगे चर्चा यदि हम करें प्रौढ़, प्रौढ़ का जब संधि विच्छेद होता है तो प्रौढ़ यानी इसमें दो मात्राएं लगी हैं। दो मात्रा किसमें लगी होती हैं, हमने आपको बताया था, सॉरी, किसमें होती हैं, वृद्धि स्वर में होती हैं। किसमें होती हैं, वृद्धि में होती हैं। अब देखें अगर वृद्धि में होती तो क्या होना चाहिए इसका, तो इसका जो संधि विच्छेद होती है वो क्या होती है, प्राधन ऊढ़, प्राधन ऊढ़। और यहाँ पे जो आ है और ये जो ऊ है ये मिलके ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए, औ नहीं बनाते, ए बनाते हैं। तो दूसरा नियम इसमें लागू हो गया, गुण का, वृद्धि लग रहा है, गुण का नियम लागू हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या चले जाते हैं, अपवाद में चले जाते हैं। इसी तरह का एक शब्द और है, बिल्कुल यही, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है, प्रौढ़ा। कौन सा होता है, प्रौढ़ा। तो यहाँ पे ऊढ़ा हो जाएगा, बस वही संधि विच्छेद होता है। फिर इसके बाद है गवेंद्र। गवेंद्र का संधि विच्छेद होता है गोधन इंद्र। क्या होता है इसका संधि विच्छेद, गोधन इंद्र। एक मात्रा यहाँ है। अब ये ओ और ई मिलके बना सही रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसका देखा जाए कि यहाँ से इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने नियम बनाया है कि यहाँ पे हमें पहचान मिल रही है, गवेंद्र की पहचान आपको लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। तो गवेंद्र में हमें पहचान कहाँ मिल रही है, यहाँ पे हमें ये पहचान मिल रही है। और जब ये पहचान मिल रही तो इसका संधि विच्छेद यही होना चाहिए, यानी धन के इस पार व सहित जाना चाहिए, लेकिन धन के इस पार क्या बचना चाहिए, और इंद्र बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, इंद्र। बच क्या रहा है, इंद्र, इसलिए ये क्या है, अपवाद है, ठीक है। थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को और बताता जाता हूँ, ठीक। तो ये क्या हो गया, गवेंद्र हो गया, अक्षोहिणी नहीं हुआ, बताता हूँ मैं इसको, ठीक है। इस नियम वाले हो गए हैं। अब देखें अपन आगे जो भी शब्द आता जाएगा मैं उसका संधि विच्छेद करता जाऊंगा। प्रावधान ओढ़ बराबर हो गया है। अब इसके बाद देखें एक गवाक्ष, मैंने शब्द बताया आपको, गवाक्ष। क्या बताया, गवाक्ष। अभी इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे किसकी, गवेंद्र की। गवेंद्र, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, गोधन इंद्र, ये इसका संधि विच्छेद होता है। ये इसका संधि विच्छेद क्या होता है, होता है संधि विच्छेद, क्योंकि ये किसमें आता है, अपवाद में। और होना क्या चाहिए, गोधन इंद्र होना चाहिए, ठीक है ना। तो नहीं हो पा रहा है ऐसा। ये किसका पर्यायवाची है, गो इंद्र, यानी गायों का जो इंद्र है वो कौन है, ये कृष्ण है। तो ये कृष्ण का पर्यायवाची है, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिए। गवाक्ष सेम इसी तरह, गो धन अक्ष। अक्ष का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अक्ष का मतलब होता है आँखें, ठीक है ना। अक्ष का मतलब क्या होता है, आँखें होता है। मतलब ये कि ये गो मतलब गाय, तो गाय की तरह आँखें हैं जिसकी, ठीक है ना, गाय की तरह आँखें, आँखों वाली। आप बहुत से लोग हैं इस उम्र से सब गुजरे हैं और कविताएं सुनने का भी शौक़ रखते होंगे ना। तो जो वो होते हैं अपने ख्याली जो शायर होते हैं, वो कभी कभी क्या बोल देते हैं, मृगनयनी। मृगनयनी मतलब मृग के समान जिसके नयन हैं, उसी तरह ये है क्या शब्द, गवाक्ष, यानी गाय के आँख की तरह जिसकी आँखें, ठीक है ना। तो इसका भी क्या हो रहा है, गोधन अक्ष गवाक्ष हो रहा है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू रूल सेट नहीं हो रहा है भाई। इसमें क्या आ रहा है, एक मात्रा आ रही, वो मात्रा कहाँ चली गई। फिर संधि विच्छेद यहाँ से हो रहा है, तो इसका भी कहीं आता पता नहीं है। तो ये काहे में आ जाते हैं, अपवाद में आ जाते हैं। फिर इसके बाद एक शब्द है, इसके बाद एक शब्द कौन सा है, अक्षौहिणी। कौन सा शब्द है, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी शब्द है। अब ये दो मात्राएं हैं इसमें। अब इसका संधि विच्छेद एक्चुअली क्या होता है, अक्ष जमा ऊहिनी। क्या होता है, अक्ष जमा ऊहिनी। तो ये जो इसका संधि विच्छेद होता है, ये संधि विच्छेद क्या इसी प्रकार इसका होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्या यहाँ पे जो लगा है आ और यहाँ पे बड़ा ऊ, ये मिलके क्या औ बनाते हैं, है ना। तो ये चीज़ भी देखनी है। पहली चीज़ तो ये हो गई, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे दो मात्राएं मिल रही हैं, यानी वृद्धि की है। यहाँ पे ऐसा कुछ मिल के बन नहीं रहा है, ठीक है ना।
तो ये क्या हो गया, आपका अपवाद हो गया। अक्ष का मतलब होता है धुरी, धुरी यानी केंद्र, और उन्हीं का मतलब होता है सेना। क्या होता है, सेना। तो धुरी की ओर बढ़ने वाली सेना, अक्षौहिणी। आप लोगों को अक्षौहिणी का अर्थ और अलग भी कहीं कहीं पे क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो उन्हीं का मतलब होता है सेना, अक्ष का मतलब होता है धुरी, तो ये क्या कहला गया आपका, अक्षौहिणी। एक शब्द और आता है, एक शब्द और आता है शुद्धोदन। कौन सा शब्द आता है, शुद्धोदन। कैसे लिखते हैं इसे, ये इस प्रकार से लिखा होता है ना, शुद्धोदन। कैसे लिखा होता है, इस प्रकार से लिखा होता है। अब ये जो शुद्ध ओदन होता है, इसका संधि विच्छेद, ठीक है ना, यहाँ पे हमें एक मात्रा मिल रही है, तो कैसे होना चाहिए, शुद्ध दन ओदन ये होता है इसका, ठीक है। पर ये सेट नहीं हो रहा है क्योंकि आपने शुद्ध लिख दिया, इधर ओदन लिख दिया है, तो क्या ऐसा होता है आ और ओ मिलके ओ थोड़ी बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। शुद्ध का मतलब तो शुद्ध ही होता है, और ओदन का मतलब या तो होता है चावल या फिर क्या होता है, भोजन होता है। सॉरी, क्या होता है, चावल या भोजन होता है। तो अच्छा भोजन या शुद्ध भोजन या शुद्ध चावल, इसका ये होता है, ठीक है ना। इसमें भी आपने देख लिया कि यही चीज़ हो रही है। फिर इसके बाद है एक शब्द आता है, इसके बाद एक शब्द आता है स्वैरिणी। एक शब्द आता है स्वैरिणी। कौन सा शब्द आता है, स्वैरिणी, उसे देख लेते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को, स्वैरिणी, ऐसा ये शब्द आता है। इसमें भी पूछ लेता है कभी कभी। इनका हमें संधि विच्छेद जानना जरूरी होता है। अब जो स्वैरिणी है, ये यहाँ पे दो मात्राएं हमें मिल रही, पहचान हम यहाँ इसकी कर लेते हैं, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, स्वाधन ईरिणी। क्या होता है, स्वाधन ईरिणी होता है। अब ईरिणी का मतलब क्या होता है, इच्छा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इच्छा। और स्व का मतलब होता है स्वयं की, तो स्वयं की इच्छा। लेकिन यहाँ पे जो संधि विच्छेद हुआ है, ये संधि विच्छेद इससे मेल तो नहीं खा रहा है, खा रहा है, यानी दो नियम लग रहे हैं, देखने में कुछ दूसरा और प्राप्त करने में कुछ दूसरा। तो ये क्या हो रहा है, इसमें भी दो नियम लग रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जिस भी संधि में या उसके संधि विच्छेद में एक प्रॉपर नियम के अलावा कोई दूसरा भी नियम देखने से अप्लाई हो रहा है, ऐसा लग रहा है हमें, या अप्लाई होता है ना, तो उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, अपवाद के अंतर्गत रखते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एग्ज़ाम पर्पज से। ये चीज़ें एक एक नंबर की, एक एक नंबर से ही मिलकर हमारी ये सारी चीज़ें बनती हैं, और ये चीज़ें क्या होती हैं, आती हैं, ठीक है। अब प्रश्न जो होता है वो आता किस प्रकार से है, उस पर थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं कि अगर प्रश्न आएगा तो किस प्रकार आएगा। तो प्रश्न आता जो है वो ऐसा आता है कि उसमें आपको दे देगा एक शब्द या चार शब्द दे देगा, और उसमें से पूछेगा कि सही शब्द बताइए कौन सा है, ठीक है ना। कौन सा आपको सही या गलत पूछ सकता है आपसे। अब जैसे ये है पूर्वाहन, इसका संधि विच्छेद मैंने क्या बताया आपको, पूर्व जमा अहन, ये बताया था। एक मैंने आपको बताया था प्रौढ़, तो ये क्या है, प्राधन, ऊढ़। एक शब्द आप लिख सकते हैं गवाक्ष, तो ये हो गया गोधन अक्ष। एक हो गया मीरायन, मीरा जमा अयन, ठीक है। ये चार शब्द दिए हुए हैं, इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से सही कौन सा है। इनकी नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 और 4। इनमें से ये पूछ लेगा सॉरी कि गलत कौन सा है, ठीक है, गलत कौन सा है। तो आपको मैंने बताया ये जो है पूर्वाहन इस प्रकार लिखा होता है, संधि विच्छेद ऐसा होता है इसका। प्रौढ़ में आपको बता दिया, प्राधन ऊढ़ ये भी सही है, गवाक्ष बता दिया, गोधन अक्ष ये भी सही है, मीरायन शब्द गलत है, और इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या है, सही।
संधि विच्छेद सही है और मीरायन शब्द ही क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये शब्द किस प्रकार लिखा होता है, इस प्रकार ये शुद्ध होता है मीरायण, जैसे रामायण लिखा होता है, ये सही होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आते हैं, अपवाद से उठा लेता है डायरेक्ट, और इस प्रकार के प्रश्न। तो आपको जो रूल आपसे बनते हैं उन रूल्स को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना है, और वो रूल आपसे आनी चाहिए, है ना। तो वो रूल्स जब आपसे आते हैं तो आप अपवाद भी क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। मैंने बार बार आपको बताया है कि रटेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, समझ रहे हैं। रटा रटाया अगर भूल गया तो फिर ऊपर से चला गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज मैं इसे साफ करता हूं। अब स्वर संधि पूर्ण रूपेण मेरी ओर से समाप्त है। यदि आप लोगों को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, 6, 7, 8, 9, 10, किसी दिन 12, 15, 16 हो जाते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी चर्चा के ऊपर। हम पढ़ते हैं क्या, व्यंजन संधि, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे अपन, है ना। व्यंजन संधि पढ़ते हैं। व्यंजन संधि के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली बार, पिछली क्लास में जिस दिन हम संधि शुरू कर रहे थे। व्यंजन संधि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन के बाद व्यंजन से मेल या स्वर के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि। क्या बताया था, व्यंजन के बाद, मैं कह रहा हूं व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन हो, उसके जो मेल से विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। कुछ एक उदाहरण हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, व्यंजन के पहले उनमें स्वर मिलेगा, बस वो अपवाद की श्रेणी में आ जाते हैं, उनके लिए अलग नियम है। तो यहाँ पे आप यदि डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि व्यंजन के बाद किसी व्यंजन या स्वर से, स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। अब व्यंजन संधि में थोड़ा सा क्लिष्टता इसलिए है कि यहाँ पे क्या है कि डिवाइडेशन नाम के आधार पर नहीं है कि व्यंजन के अंदर अपन चले जाएं तो ये वाली व्यंजन कहलाएगी, बी वाली ये वाली व्यंजन कहलाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल नियम चलते हैं। क्या चलते हैं इसमें, नियम चलते हैं। स्वर संधि में आपने देखा होगा डीजी व्या में, है ना, तो वहाँ पे 5 आपको स्वर संधियाँ मिल गई थी। नाम के हिसाब से आपने उनको पढ़ना शुरू किया और वो आपको हद तक क्या होती थी, समझ में आ जाती थी। यहाँ पे व्यंजन में केवल ये पूछा जाएगा कि व्यंजन संधि है या नहीं, या जो भी शब्द दिया है इसका ये संधि विच्छेद होगा या नहीं, या जो शब्द दिया है वो व्यंजन संधि का ही है या नहीं, ये चीज़ें इसमें रहती हैं व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि को एक चीज़ और आप लिख लीजिए, इसमें चूंकि हलंत लगी होती है, क्या लगी होती है, हलंत लगी होती है। हलंत जैसे लिखते हैं ना, एक शब्द लिखे दे रहा हूँ मैं, स्वागत, तो ये स्वागत में ये जो ता में आपको डंडी दिख रही है, ता में आपको जो डंडी दिख रही है ये हलंत कहलाती है। तो चूंकि हलंत लगे होने से इस संधि को हलंत संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हलंत संधि भी कहते हैं। ये भी आप जान लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है, हालांकि छोटे एग्जाम में कभी नहीं पूछा है, ये पीएचडी का क्वेश्चन है, पीएचडी में एनईटी में ये वगैरह आ जाता है। हालांकि ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन होता है जो सबसे बन जाता है, तो जाने रहिए हलंत संधि भी कहते हैं। तो इसके बारे में अब नियम के आधार पर चलते हैं, ठीक है, नियम के आधार पर चलते हैं। तो मैं आपको जब वर्ण विचार बताया था, वर्ण विचार का थोड़ा सा काम यहाँ पे आएगा, यदि आप लोगों को याद है, आपने यदि रिवाइज किया है तो पहला नियम है नियम नंबर 1। कौन सा नियम है, नियम नंबर 1, नियम फर्स्ट। अब ये जो नियम फर्स्ट है ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, घोष और अघोष के अकॉर्डिंग चलेगा। नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 दोनों ये अघोष और घोष के हिसाब से चलेंगे। मैंने आपको बताया था घोष और अघोष क्या होते हैं जब हमने वर्ण विचार पढ़ा था, ठीक है। वर्ण विचार जब हमने पढ़ा था तो बताया था, एक बार मैं आपको रिवाइज कराए देता हूँ। क्या होते हैं, आपके वर्ग होते हैं, है ना, वर्ग होते हैं। जैसे ये का वर्ग है तो का वर्ग में आप क्या लिखते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ये वर्ग में आप लिखते हैं, ठीक है। अब इन वर्गों में क्या होता है, ये जो हम वर्ण बोलते हैं, जो वर्ण होते हैं, इनको हम बोलते हैं तो जिसमें नाद होता है, जिनकी ध्वनि में नाद उत्पन्न होता है, यह स्वर में क्या होता है, कंपन होता है। स्वर में क्या होता है, स्वर में कंपन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं।
स्वर में कंपन या नाद जो होता है उसे हम घोष कहते हैं, और जिनमें नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि अघोष क्या होते हैं और घोष क्या होते हैं, है ना। यदि नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो घोष हैं ये 3, 4, 5 किसी भी वर्ग के अंतिम 3, 4, 5 जो हैं, अंतिम 3, 4, 5 अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी वर्ग के अंतिम जो 3, 4, 5 हैं ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं, सॉरी घोष होते हैं। और इन्हीं के साथ में क्या होता है, या, रा, ला, व, हा और सभी स्वर, और सभी स्वर ये क्या होते हैं, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, घोष के अंतर्गत आते हैं। यारा, लावा, हा और सभी जो होते हैं स्वर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इनबॉक्स में बता दीजिएगा यारा लावा को और क्या कहा जाता है। जो यारा लावा हैं इन्हें और क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए फटाफट। अघोष सघोष में एक बार बता दिए, यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिया हूँ, जल्दी बताइए, मैं कमेंट आपके देख रहा हूँ, फटाफट बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें फिर। देख पा रहा हूं आपके कमेंट। अंकिता अग्निहोत्री सही करवा देंगी सबके, ठीक है अगर आएंगी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अघोष और सघोष मैंने आपको चर्चा कर दी है, इसको आपको याद में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, बनाए रहना है। पहला नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है यदि अच्छा, मैंने घोष की चर्चा की तो बाकी जो बचे वो सब किस में हो जाएंगे, वर्ग की बात करें तो वो अघोष हो जाएंगे। तो क्या है नियम, यदि अघोष के बाद सघोष या घोष आए, तो यदि अघोष के बाद घोष वर्ण आए तो अघोष घोष वर्ण में बदल जाता है। काय में बदल जाता है, घोष वर्ण में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा कि सर ये समझाते समझाते अचानक आप क्या कर रहे हैं। तो समझना है तो थोड़ा सा जो बोरियत है उसे आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इसके लिए भी मैं कुछ नया करूँगा। इतना विश्वास यदि आपको है मेरे ऊपर तो ये जान लीजिए कि मैं इतना कठिन आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। इसमें भी मैं कुछ अभी सरल करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो यदि अघोष के बाद सघोष आ जाए, मैंने अभी वर्ण में आपको बताया कि जो वर्ग होता है, सपोज दैट कि का वर्ग है, तो का वर्ग में क्या लिखना है हमें, का, खा, गा, घा और अंगा, ये लिख लिए हमने, वर्ण लिख लिए। और ये जो हैं 3, 4, 5 ये क्या होते हैं, घोष होते हैं और ये अघोष होते हैं। तो जब कभी भी इनके बाद किसी भी शब्द में इनके बाद ये आएंगे, ठीक है, और इनके साथ क्या आएंगे, या, रा, ला, वा, हा या स्वर, कोई भी स्वर, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, डायरेक्ट एक फार्मूला ही आपको मैं बना के दे रहा हूँ सीधे। पांचों वर्ग में चले गए, पांचों वर्ग का फार्मूला है, मैं बाद में लिखूंगा इसको। तो जैसे ही मतलब अघोष के बाद यदि कोई सघोष आ रहा है, किसी भी प्रकार का सघोष आ रहा है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, घोष वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, घोष वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, घोष वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अभी आपने अघोष सघोष का नियम एक पढ़ा है कि जो 1, 2 हैं, किसी भी वर्ण के 1, 2 हैं, किसी भी वर्ग के 1, 2 वर्ण हैं, 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अघोष। और लास्ट वाले ये जो 3, 4, 5 हैं, ये क्या कहलाते हैं, घोष कहलाते हैं, ठीक है। यानी 1, 2 अगर आए पहले और 1, 2 के बाद 3, 4, 5 या यारा, लावा, हा यह स्वर आता है,
तो वो क्या हो जाएगा, नियम अकॉर्डिंग टू बुक्स जो आप पढ़ते हो लूसेंट वगैरह, उसमें बताएगा कि तीसरा वर्ण हो जाता है। यदि काखा के बाद काखा के बाद गाघा अंगा या कुछ आता है तो वो क्या हो जाता है, गा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी अपने ही वर्ण के, अपने ही वर्ग के तीसरे में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, इसका भी मतलब यही है। ये अघोष है, अघोष के बाद यदि कोई घोष आता है तो वो क्या हो जाता है, घोष हो जाता है। सिंपल वही मतलब लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। भाषा का संबंध, भाषा से थोड़ा सा रिलेट करना है आप लोगों को। अघोष के बाद यदि कोई घोष आता है तो वो घोष बन जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। इसको मैं फॉर्मूला रूप में आपको दे रहा हूँ। परिभाषा यदि आप लोगों को लिखनी हो तो लिख लीजिए। ठीक है, परिभाषा रूप में यदि आपको लिखना है तो लिख लीजिए एक बार, फिर मैं इसके बाद आप लोगों को क्या करता हूँ, फॉर्मूला रूप में। इसको आप देख लिया, अघोष के बाद यदि घोष आए तो अघोष घोष में बदल जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा अच्छी भाषा में थोड़ा सा इसको ट्रेंड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा और भाषा अगर सुधारी जाए तो क्या हो जाएगा, यदि किसी वर्ग के प्रथम दो वर्णों, ठीक है ना, के बाद कोई घोष आए, ठीक है ना, घोष आए तो प्रथम दोनों वर्णों का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों की भावना समझ रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा। एक बार इसे आप करिए, मैं एग्जाम्पल से फिर आपको सब समझाता हूँ। एक बार आप इसको करिए, फिर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। यदि किसी वर्ग के प्रथम दो वर्ण यानी का खा वर्णों के बाद कोई घोष गा घा अंगा या रा ला वा हा या कोई स्वर आए तो प्रथम दोनों वर्णों यानी का या खा में से किसी का अपने ही वर्ग के आगे तीसरे वर्ण यानी गा में परिवर्तन हो जाता है। का खा का किस में परिवर्तन, गा में परिवर्तन हो जाएगा। चा छा का परिवर्तन जा में हो जाएगा। ठीक है, ताथा का परिवर्तन जो होगा आगे उसी में देख लेंगे, पाफा का परिवर्तन। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन को ये एक और मतलब सेंटेंस रूप में परिभाषा मिल गई। अब इसको मैं फॉर्मूले में लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है। बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, और यदि आप बोर होंगे तो फिर आपका जो नंबर नहीं मिलेगा तो फिर वो आप जाने, मैं नहीं जानता हूँ। फॉर्मूला अगर देखें, नियम हो गया इसका जो भी है, अगर इसका फॉर्मूला अपन देख लेते हैं, क्या देख लें, फॉर्मूला देख लें तो यदि का खा के बाद क्या आता है, इसी वर्ण का तीसरा चौथा, इसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, या क्या आता है, या आता है, रा आता है, ला आता है, वा आता है, हा आता है, या कोई स्वर आता है, कोई स्वर। तो का खा का तीसरा वर्ण क्या होता है, गा होता है। ये काहे में परिवर्तित हो जाएगा, गा में परिवर्तित हो जाएगा। का वर्ग हो गया का खा का, चा चा छा, ठीक है, का चा टा ठा ता था ये हो गया आपका पा वर्ग। ये आपके पांचों वर्ग हो गए। इन पांचों वर्गों के बाद अगर क्या आएगा, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्या आएगा, तीसरा चौथा पांचवा, यारा लावा
कोई स्वर होता है तो मैंने क्या बताया कि वो अपने वर्ग के तीसरे में गा में परिवर्तित हो गया। इसका तीसरा जा है, ये जा में परिवर्तित हो गया। फिर टाठा डा आ गया यहाँ पे, ये डा में परिवर्तित हो गया। टाठा डा, ताथा दा में परिवर्तित हो गया। और पाफा बा, ये काहे में हो गया, पाफा बा में। ठीक है, ये काहे में परिवर्तित हो जाते हैं, इनमें ये परिवर्तित हो जाते हैं। मैंने आपको ये बताया। ठीक है, समझ में आई बात। किसी भी वर्ग के पहले दूसरे वर्ण के बाद यदि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यारा लावा हा या कोई स्वर आए तो उसका परिवर्तन गा में हो जाएगा। काय में हो जाएगा, तीसरे में, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा उसका परिवर्तन। ठीक है, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 99% ये आपको नहीं मिलेंगे। 99% मिलेगा क्या, ये मिलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। 99% आपको क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे उस साइड वाले, इस साइड वाले बहुत कम मिलते हैं। ठीक, फिर दूसरी चीज़ देखने के लिए ये मिलती है कि ये किसी भी वर्ण का जो पांचवा है, किसी भी वर्ग का, सॉरी, जो पांचवा है, ये 5 वर्ग लिखे हैं, ये पांचवा जो है इसके लिए अलग से एक नियम बना, जैसे दूसरा नंबर, नियम नंबर 2 कहते हैं, ये अनुनासिक है ना, तो इसके लिए एक दूसरा नंबर नियम बना है, तो ये भी इसमें नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ पे मिल गया है। तो ये जब भी आपको क्या, कब ये ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, आधे ही मिलेंगे। ये पूरे भी मिल सकते हैं, कब मिलेंगे पूरे, जब इनके साथ स्वर लगा होगा। आमतौर पर ये आपको आधे मिलेंगे। इस साइड वाले जो लिखे हैं, बराबर के उस पार जो लिखे हैं, ये आधे मिलेंगे आपको, लेकिन ये पूरे मिलेंगे कब मिलेंगे, जब इनके पहले स्वर लगा हो। ठीक है ना, तो ये आपके समझ में आया है। वर्ग हैं ये, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये 5 वर्ग हो गए। 5 वर्ग का पहला दूसरा यहाँ पे लिखा है। अगर इसके बाद धन लगा देंगे तो पहले दूसरे के बाद यदि तीसरा चौथा पांचवा यारा लावा जो भी कहलाता हो, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दिया था, है ना, ये क्या कहलाता है ये आप लोगों को बताना था। हाँ, और कोई स्वर यदि आता है तो उसका परिवर्तन इसी वर्ग के, का वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा। वो तीसरा वर्ण लिखा है गा, ये 1 2 तीसरा जा, ये 1 2 तीसरा डा, ये 1 2, वो इस तरह से ये हो जाता है। तो ये इसका क्या है, रूल। अब इसी रूल को जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण देखें, क्या है उदाहरण। उदाहरण देख लेते हैं हम। खडानन या षडानन, जो भी आप पढ़ते हो इसे। उदाहरण क्या है, ये है षडानन, उदाहरण है इसका। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे, समझ में कहाँ से आया ये हमें। तो क्या मिल रहा है, ये मिल गया, हमें मिल गया, पूरा मिल रहा है, मतलब कि यहाँ स्वर लगा हुआ है तो ये हमें पूरा मिल रहा है। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया था भी रूल वैसा ही है। तो पहचान कहाँ, यहाँ, मतलब इतना जो है ये धन के उस पार, इतना जो है ये धन के इस पार, तो यहाँ पे हमने धन लगा दिया, यानी जमा लगा दिया। अब क्या कह रहा है कि ये जो है धन के उस पार जब संधि विच्छेद होता है तो ये काहे में बदल जाता है, ये तीसरा जो है काहे में, पहले में बदल जाता है। या ये कह सकते हैं कि पहला धन के इस पार बराबर के इस पार काहे में बदल रहा है, तीसरे में बदल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, खट। क्या हो जाएगा, शट या खट, शट हो गया। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका, आनंद। समझ में आई बात। सट धन आनंद बराबर षडानन। संधि युक्त करके देख लें, नियम सीधा कर लेते हैं, इस तरह देख लेते हैं। तो भैया ये टा मिल रहा है, हमें मिल गया टा। तो टा का परिवर्तन काहे में, टा के बाद क्या मिल रहा है, धन के बाद क्या मिल रहा है, स्वर मिल रहा है। इसमें परिवर्तन काहे में होगा, डा में। तो डा और ये स्वर लगा है तो ये पूरा हो जाएगा। वही चीज़ है, समझ में आ गई। किसको किसको समझ में आ गया है जल्दी कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। अंत तक रुकेंगे, अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। आए, लाइक किए और चल दिए तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। बाकी आप अपनी लाइफ में स्वतंत्र हैं, है ना, जो आप करना चाहें। हम तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, खडानन। किसका पर्यायवाची है, कमेंट करके कोई बता सकता है किसका पर्यायवाची है। ये पर्यायवाची है शिवपुत्र कार्तिकेय का। ठीक है ना,
कार्तिकेय, कार्तिकेय का ये क्या है, पर्यायवाची खड़ानन। दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, और ये मान के चलिए कि लगभग 3 साल तो मुझे ही मिला है, मैंने भी देखा है इसे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अब्ज, एग्जाम्पल है अब्ज, ठीक है। बा आधा अगर लिखे तो हलंत लगाना है तो आधा ही माना जाता है, ये लगा दिया तो ठीक है। तो यहाँ से इसकी ये क्या हो गई, पहचान हो गई। इसका हम संधि विच्छेद करें, किस प्रकार संधि विच्छेद होगा ये, तो बा का जो परिवर्तन है वो कहाँ होगा, पहले नंबर पे होगा। कहाँ परिवर्तन होगा, पहले नंबर पे, तो पा हो जाएगा। तो आ और पा, अप, ठीक है। हलंत वहाँ लगा है, हलंत यहाँ लग जाएगा। और ये अब इसके बाद क्या बच रहा है, जा, अप धन जा बराबर क्या हो गया, अब्ज। इसको सीधा करके देख लेते हैं नियम, ठीक है। यदि संधि में पा मिल रहा है तो इसका परिवर्तन कहाँ हो जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे में, तो बा में। और बा कैसा, आधा, क्योंकि स्वर नहीं लगा है। और ये जा, अब्ज किसका पर्यायवाची है, बताइए मुझे, किसका पर्यायवाची है, अब्ज। मैं बता देता हूं तो समझ में आ जाएगा। अप का मतलब होता है जल, और जा का मतलब होता है जन्म, जल से जन्मा या पानी से जन्मा। तो किसका पर्यायवाची हो सकता है, कमल का पर्यायवाची हो सकता है, और सिंघाड़ा का पर्यायवाची हो सकता है, जलकुंभी जिसे कहते हैं, है ना, जलकुंभी, जलकुंभी का भी पर्यायवाची हो सकता है। तो इस तरह ये पर्यायवाची में भी पूछा जा सकता है। कमल के लिए बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, ये कमल के लिए यूज किया जाता है। ये 2 एग्जाम्पल आपके हो गए। और यदि ज़्यादा एग्जाम्पल आप चाहते हैं जो अभी तक आपको नहीं मिले हैं, आपको लग रहा होगा कि हमारी समझ वाले एग्जाम्पल तो कभी कुछ आए नहीं अभी, तो चलिए देखते हैं, आपकी समझ वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहीं ऊपर बता देता हूँ, क्योंकि नीचे आपका नियम लिखा है, तो नियम आपका क्या है, बहुत ज़रूरी है, वो लिखा रहना चाहिए, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत चर्चित एग्जाम्पल, जगदीश। ये एग्जाम्पल है जगदीश। मिल क्या रहा है, आधा गा। मैंने क्या कहा था, 99% आपको आधा ही मिलेगा। ये बराबर के इस पार वाले जो वर्ण हैं वो आपको आधे ही मिलेंगे। मिल गया भैया आधा गा, तो यही हो गया, इसका हो गया ना। चलो, तो अब ये जो इसका होने वाला है, क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद होगा। तो संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, आ रहा है दा, पहचान इसकी क्या है, दा है, ठीक है। अब दा आपको मिल रहा है, स्वर लगा हुआ है इसमें, तो ये पूरा मिल रहा है आपको। तो इसकी पहचान को तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ दिए तो जा, गा, और ये जो दा है ये काहे में टूट जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा, ता में। काहे में परिवर्तित हो जाएगा, ता में। ता किस प्रकार का, आधा, जगत। और ये इस पार क्या बना, स्वर के साथ ईस। आप ये बहुत सारा पढ़ चुके हो, बहुत बार पढ़ चुके हो, काहे में, स्वर संधि में बहुत बार पढ़ चुके। तो जगत धन ईस। अब अगर इसका नियम सीधा कर दिया जाए तो ये हमें ता मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ता, ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। ये ता मिल रहा है, और ता के बाद स्वर है, ता के बाद क्या है, स्वर, ये लिखा हुआ है, तो दा में परिवर्तन उसका हो जाएगा, तो ये जगदीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जगदीश बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है, ये जगत लिखा हुआ है और ये जगत लिखा हुआ है, दोनों में अंतर क्या है, इस जगत और इस जगत में अंतर क्या है। तो ये जो जगत लिखा है जिसमें हलंत लगा है, इसका मतलब होता है संसार या विश्व, है ना, विश्व क्या होता है, संसार या विश्व। ये जो जगत लिखा होता है इसका होता है कुएं की मुंडेर, कुएं की मुंडेर या कुएं का चबूतरा, ठीक है, कुएं का चबूतरा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, शब्द शुद्धि में आ सकते हैं ये चीज़ें जो आपको परेशान करेंगे। तो जगत धन ईश बराबर क्या होता है, जगदीश, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। चलो एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। तो जगदीश जो है किसका पर्यायवाची है, ये भी ध्यान देते चलिए। जगदीश जो है वो भगवान विष्णु का पर्यायवाची है ना। खूब आप लोग आरती आरती करते रहे होगे, लेकिन क्या है ना कि मैं बार बार कहता रहता हूँ, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट की क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं वहाँ पे बताता हूँ लोगों को या बच्चों को कि जो आपका पढ़ाई लिखाई है उसे व्यवहारिक होना बहुत ज़रूरी है। कैसा होना बहुत ज़रूरी है,
व्यवहारिक होना बहुत ज़रूरी है। यदि व्यवहार से नहीं सीखा या व्यवहार में अप्लाई नहीं किया तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो व्यवहारिक है, आप ओम जय जगदीश हरे आरती करते हो तो ये तो पता ही होगा ना विष्णु भगवान की। चलिए एक सेंटेंस और है, वागीश, पूरा गा मिल रहा है, पूरा गा मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। गा कहाँ पे है, पहले वर्ग का तीसरा है। पहले वर्ग का तीसरा होने पर जहाँ से संधि विच्छेद होगा वहाँ वो पहला हो जाएगा, तो वा और ये हो गया का, हलंत नहीं है भाई, है ये वाक। और ईश क्या होता है, ईश, वाग ईश। वाक ईश का मतलब होता है कि बोली के देवता, ईश्वर बोली के, ठीक है ना। इसको सीधा नियम कर लेते हैं। सीधा नियम कैसे हो जाएगा, का यानी पहला दूसरा आने पर और उसके साथ में ये सारी चीज़ें, तो क्या आ रहा है यहाँ पे स्वर आ रहा है, वो काय में परिवर्तित हो जाएगा, गा में, तो ये गा में हो जाएगा परिवर्तित, और जो स्वर है उसकी मात्रा चली जाएगी और ये हो जाएगा वागीश। किसका पर्यायवाची है, कोई मुझे बता सकता है, वागईश किसका पर्यायवाची है, बोली के देवता किसका पर्यायवाची है, किसको माना जाता है ना। कुछ लोग तुक्का मार रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, और कुछ लोग है ही नहीं है, 7 8 10 लोग हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता है, किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। अगर वागीश की जगह में वागीशा होता तो पर्यायवाची सरस्वती माँ का हो जाता। किसका पर्यायवाची हो जाता, सरस्वती माँ का हो जाता, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कुछ एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल और होते हैं, जैसे सदिच्छा, दिग्गज, सदुपदेश। सदुपदेश एक शब्द आता है, सदुपदेश, ये आपको परेशान करने वाला शब्द हो सकता है। सदुपदेश, ये सत्य है, सही है कि ये सही है, सदोपदेश, ये सही है, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही है, कौन सा सही है मुझे बताएं, ठीक है। ये क्या है, गलत है और ये सही है, सदुपदेश, सदुपदेश। तो ये किस प्रकार, द मिल रहा है, दा में ऊ लगा है यानी स्वर मिल रहा है, ठीक है। तो यहीं से इसका परिवर्तन हो जाएगा, दा कहाँ चेंज हो जाता है, ता में, तो हो जाएगा शत, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उपदेश, शत उपदेश यानी अच्छा उपदेश, ठीक है, अच्छे उपदेश देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद एक शब्द और आता है, तदुपरांत। कौन सा शब्द आता है, तदुपरांत, ये अंतिम है इसका उदाहरण, ठीक है। एक शब्द आता है, उसे भी आप लोग किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, तदोपरांत, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये गलत है। सही शब्द क्या है, सही है, मैं मिटा के लिखे देता हूँ, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड लगेगा, है ना। क्या होता है ये होता है तदुपरांत, ये होता है वही चीज़। इसमें भी एग्जाम्पल, दा और दा में ऊ मिल रहा है, यानी ये वाला दा और इसमें ऊ यानी स्वर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तत् धन उपरांत यानी तदुपरांत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि का पहला नियम हो गया। थोड़ा सा मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ, इसलिए आज यहीं पे रोकते हैं और एग्जाम्पल आप देख लेंगे। जल्दी मैं अगला वीडियो लेके मिलता हूँ अच्छी जानकारी से के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।